गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर, स्पेसिफिकेशन भी पढ़ लिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर भी पढ़ लिए और आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन। तो कहने का मतलब आज आप लोग का चौथा चैप्टर पढ़ाया जाएगा वैल्यूएशन। उसके बाद आप लोग को लास्ट चैप्टर एक और है आप लोग को पढ़ाया जाएगा। टोटल 5 चैप्टर इसमें है। उसके बाद आप लोग का एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और जैसे ही खत्म होगा तो मैं आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल एक्सएम स्टडी पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आप लोग को आज ही का रात आप लोग को इसी का क्वेश्चन बताया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन बताया जाएगा और आप लोग उसका भी मैं आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोग को टोटल एस्टिमेशन कोस्टिंग का स्टैंडर्ड बुक का मैं आप लोग को 200 से या 300 क्वेश्चन कराऊंगा। वहाँ से हमको लग रहा है एक भी क्वेश्चन थियोरेटिकल या हो या नॉमेरिकल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज का हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आप लोग कोई भी मान लो बिल्डिंग बनाए, वैल्यूएशन। अब मान लो बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप लोग टोटल चीज एस्टिमेशन की, एस्टिमेशन में उसका स्पेसिफिकेशन की, उसको फिर किसी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर पे दी। अब उसका हम क्या, जो बिल्डिंग हो गया 5 साल या 10 साल हो गया, तो उस बिल्डिंग का मेरा क्या वैल्यू रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यू का मतलब हुआ कीमत। जो हम मान लो बिल्डिंग कोई बनाए तो उस बिल्डिंग का मान लो हम बेचना चाह रहे हैं मार्केट वैल्यू के अनुसार, तो उसका मेरा क्या कीमत देगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो में पढ़ते हैं क्या कि हम लोग कि वैल्यूएशन क्या होता है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर एट ए प्रिविलेंट रेट्स। जो भी प्रिविलेंट रेट है उस पर क्या मेरा फिक्सेशन कॉस्ट हुआ, रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन बोलते हैं। और इसके बाद और एक डिफिनेशन है क्या, दिस वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट यूटिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ऑटोमेटिक है कि जो प्रेजेंट यूटिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर कैसा है नहीं है, आपका बियरिंग और टियरिंग हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या तो आप लोग का जो भी एक्सपोजर एनवायरमेंटल एक्सपोजर हुआ उसके कारण हो सकता है कि आपका बिल्डिंग जो आप 10 साल पहले बनाए उसके रिस्पेक्ट में अभी का वैल्यू कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में बताता है इसका वैल्यू, कि प्रेजेंट का वैल्यू क्या है आपके किसी भी बिल्डिंग का। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग क्या क्या फैक्टर कंसीडर करते हैं किसी भी बिल्डिंग के वैल्यूएशन के लिए। करेक्ट फैक्टर कंसीडर फॉर द वैल्यूएशन आर द फॉलोज। पहला क्या, टाइप ऑफ बिल्डिंग, किस टाइप का बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है उसका लोकेशन कहाँ पे है। अब मान लीजिए कि जो बिल्डिंग का लोकेशन हो सकता है मार्केट में हो तो उसका अलग एक वैल्यू होगा। वही बिल्डिंग अगर मान लीजिए किसी विलेज में होगा तो उसका अलग वैल्यू होगा। तो उस लोकेशन पे भी डिपेंड करता है उसका वैल्यूएशन। उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाया गया है उस पर भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए जो भी कस्टमर आएगा उस चीज़ को खरीदने के लिए उसका कैसा स्ट्रक्चर है, अगर उसको पसंद आया तो हो सकता है उसका वैल्यू उससे ज़्यादा दे दे। फिर क्या है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज़ किया उसका क्या क्वालिटी है। मान लीजिए 5 साल बाद खरीदा है तो उसको चेक करेगा कि हाँ सही में इसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। और उस पर भी डिपेंड करेगा आपका जो कोई भी बिल्डिंग का जो आप बेच रहे हैं उसका क्या वैल्यू होगा। तो इतना 4 फैक्टर है मेन फैक्टर, इस पर आप लोग का डिपेंड करता है कि आप लोग कितना वैल्यू मिलेगा किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर का। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या क्या नेसेसिटी डिपेंड करता है आपके, जो भी नेसेसिटी वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो आप देखिए ये चीज़ आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो होता है ना, हम लोग का क्या क्या नेसेसरी होता है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या क्या बोलिएगा। पहला होता है मोर्टाज लोन, जो हम लोग मोर्टाज लोन लेते हैं, जो गिरवी रखते हैं। मोर्टाज लोन में गिरवी रखना होता है उसके लिए कि उस पर गिरवी है कि नहीं। टैक्सेशन, और टैक्सेशन का याद रखना कितना, 14%, कितना 14% होता है। और रेंट फिक्सेशन, जो रेंट फिक्सेशन कितना 6 से 10% होता है किसी भी बिल्डिंग का। सेल या परचेज, उसका सेल और परचेज पे उसका नेसेसिटी वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका क्या इंश्योरेंस है किसी बिल्डिंग के उस पर डिपेंड करता है। फॉर असेसमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, उसके असेसमेंट और स्टाम्प ड्यूटी पे भी डिपेंड करता है। अब क्या वैल्यूएशन में, अब कोस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए अब यहाँ से पता चलेगा कोस्ट का मतलब क्या होता है। कोस्ट क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोस्ट का मतलब होता है जो आप जिस टाइम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं उस टाइम आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, जिस टाइम आप किसी बिल्डिंग किए होंगे तो उस टाइम आपको कितना रुपया पड़ा किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर क्या, इट इज यूज टू फाइंड लॉस और प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ड्यू टू वेरियस रीजन। अब कह रहा है कि मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग तो बनाए बट 10 साल 15 साल या 20 साल या 50 साल बाद उस बिल्डिंग को आप बेचने जा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है आपको या तो लॉस हो या प्रॉफिट हो। उसके किस कारण, अलग अलग कारण आपको पता चले क्या क्या रीजन हो सकता है जिस कारण आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसके दर्शाता है कोस्ट। अब क्या है, अब वैल्यू क्या होता है। अब हम वैल्यू किसको बोलेंगे। वैल्यू का मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट के टाइम में, मतलब आप बिल्डिंग कभी और बनाए, मतलब किसी 10 साल पहले बनाए, लेकिन आज के डेट में आपका किसी मकान का क्या वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है वैल्यू करता है प्रेजेंट डे कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का उसका प्रेजेंट का डे का क्या कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। क्या होता है, इट मे बी मोर और लेस देन कॉस्ट। जो भी आपको कॉस्ट लगा है बनाने में बिल्डिंग को, उससे या तो ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है।
चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब प्राइस क्या होता है, प्राइस किसको बोलते हैं? देखिए, क्या टोटल कॉस्ट इंक्लूडेड प्रॉफिट। अब प्राइस का मतलब होता है जो आपका कॉस्ट लगा, मान लो बिल्डिंग बनाने इनिशियली जो कॉस्ट लगा, उसका बेचने के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ होगा ना, उस दोनों को अगर ऐड करेंगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। अब इसमें देखिए एक टर्म है क्या, ग्रॉस इनकम। अभी मैं आप लोगों को टोटल टर्म बताऊंगा। अब ग्रॉस इनकम का क्या होता है? ग्रॉस इनकम मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ इनकम इंक्लूडिंग ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स, मतलब कहने अलग अलग सोर्स से जो मेरा रुपया आ रहा है, और कहने का मतलब जो आप लोग का एनुअल इनकम है, वो अगर हम टोटल जोड़ेंगे ना उसको हम लोग ग्रॉस इनकम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आउट गोइंग, द ऑपरेशनल कॉस्ट, कलेक्शन चार्ज आर द डिडक्शन फ्रॉम दिस। इस समय क्या होता है, ये सब डिडक्ट करने के बाद, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद, आउट गोइंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद, कलेक्शन चार्ज जो भी होता है वो डिडक्ट करने के बाद जब आपको रुपया बचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम बोलते हैं। इतना ग्रॉस आपका इनकम है। अब देखिए क्या है, सॉरी नॉन डिडक्शन है ना, नो डिडक्ट, इसे जो हम लोग डिडक्ट नहीं करते हैं। टर्म क्या है, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम में क्या क्या होता है? ग्रॉस इनकम मतलब होता है टोटल इनकम, मतलब आपको हर एक सोर्स से अगर इनकम आ रहा है, आप जो भी एनुअली कमा रहे हैं, उसके बाद किसी और रिसिप्शंस हो गया, अलग अलग सोर्स से अगर आपको रुपया आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप लोग को जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, कलेक्शन चार्ज हो गया, आउट गोइंग हो गया, ये सब क्या होता है, नॉट डिडक्शन फ्रॉम दिस। इसमें ये सब डिडक्शन नहीं किया जाता। जो भी कलेक्शन चार्ज आपको देना होगा या ऑपरेशनल कॉस्ट देना होगा या आउट गोइंग कुछ देना होगा, ये सब डिडक्ट नहीं होता कि इसमें ग्रॉस इनकम में ये सब डिडक्ट नहीं करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम बोलते हैं। अब नेट इनकम क्या बोलते हैं कि नेट इनकम का मतलब है जितना आप कमाए उसके बाद कुछ जो भी खर्च हुआ, खर्च करने के बाद जो भी किसी भी चीज में लगा, जो भी कलेक्शन चार्ज हुआ, ऑपरेशनल कॉस्ट हुआ या आउट गोइंग हुआ, वो टोटल डिडक्ट करने के बाद कितना रुपया आपके पास बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेट इनकम बोलते हैं। अब इसमें टर्म्स क्या क्या है आप लोगों को, आउट गोइंग्स किसको बोलते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट किसको बोलते हैं, कलेक्शन चार्ज के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये चीज हम अभी आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ना, आउट गोइंग के अंदर क्या क्या टर्म आएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर क्या क्या टर्म आएगा, कलेक्शन चार्ज के अंदर क्या क्या टर्म आएगा। देखिए आउट गोइंग के अंदर जो होता है ना, हम लोग का क्या क्या आता है, टैक्सेजेस आता है जो आप लोग टैक्स पे करते हैं, जो मैनेजमेंट लगता है उसके लिए आता है, रिपेयर क्या करते हैं किसी भी बिल्डिंग में वो आता है, ये सब आता है आप लोग को किसमें, आउट गोइंग्स में। अब इसमें क्या होता है, टैक्सेजेस में क्या होता है कि मान लो जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है या म्यूनिसिपल टैक्स है, मान लो इसमें कितना लगता है आप लोग 10 से 25% लगता है नेट इनकम का। ये आप लोग को पूछ देगा जो आउट गोइंग्स में जो होता है टैक्सेस कितना परसेंटेज लगता है नेट इनकम का, तो आप लोग बोलिएगा 10 से 25% जो होता है नेट इनकम का हम लोग टैक्स में लग जाता है। तो ये चीज आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड क्या है टर्म कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितना लगता है, 10% लगता है। कितना, 10% लगता है किसका, ग्रॉस इनकम का। इज यूज फॉर द मैनेजमेंट पर्पस विच इज इंक्लूड सिक्योरिटी गार्ड, जो भी आपको स्वीपर हो गया, इसके लिए हम लोग कितना लगाते हैं, टोटल कितना लगाते हैं, 10% किसका लगाते हैं आप लोग का, ग्रोस इनकम का। ये भी पूछा जाएगा कि पूछ सकता है ये क्वेश्चन में 10% ऑफ जो मैनेजमेंट में कितना परसेंट हम लोग को ग्रोस इनकम कितना 10% लगता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोग को किसी एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या आप लोग का जो आने वाला बिहार स्पेशल सर्वे अमीन हो गया, या तो बीटीएससी जेई, यहीं से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। और आप लोग को जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जो स्टैंडर्ड बुक का 2 बुक है स्टैंडर्ड का, उसका क्वेश्चन जो 200-300 करवाऊंगा, यहीं से क्वेश्चन दिखेगा आप लोग को मिलेगा। रिपेयर क्या होता है, देखिए रिपेयर में क्या होता है, 1 से 1.5% होता है ना टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कितना लगता है, 1 से 1.5% लगता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इट आल्सो कैलकुलेट 10%, कितना 10% अगर ग्रोस इनकम का लेंगे तो मेरा कितना होगा, 10% हम लोग रिपेयरिंग करने में लगते हैं किसी भी बिल्डिंग को। इतना पता होना चाहिए, टोटल चीज आपको पता होना चाहिए जिसमें क्या क्या हम लोग लेते हैं। अगर इतना चीज आप लोग याद रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और मैं आप लोग क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन से आप लोग पता चलेगा हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्या है, सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए सिंकिंग फंड होता क्या है, तो देखिए सिंकिंग फंड क्या होता है, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रॉस रेंट और सेट असाइड एनुअली एज ए सिंपल फंड सिंकिंग फंड टू द एक्यूमुलेट द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द डिजाइन लाइफ। अब देखिए इसके कहने के बाद सिंकिंग फंड का मतलब होता है जो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रॉस रेंट होता है, जो भी मतलब रेंट ले रहे हैं किसी भी बिल्डिंग का, उसका कुछ किसी सर्टेन अमाउंट लेते होंगे रेंट जो किसी भी बिल्डिंग के लिए। अगर उसको एनुअली हम लोग सिंकिंग फंड कर रहे हैं, उसको अब उसको मान लीजिए जो भी रेंट लिए और उसका जो भी आपको खर्चा वो खर्चा होने के बाद कुछ ना कुछ कटौती होगा, कटौती करने के बाद कुछ बचेगा, उस बचने के बाद उसको हम लोग सिंकिंग फंड बोलते हैं। एनुअली मेरा कितना सिंकिंग फंड बचा, अब वो जैसे मान लो कि एनुअली मेरा जो रुपया बच रहा उसको एक्यूमुलेट करें, मतलब जोड़ के करें कब तक, जब तक आपका डिजाइन लाइफ इंड नहीं हो रहा है। कहने 50 साल के लिए डिजाइन लाइफ होगा, तो कहने वाला आपका 50 साल तक मान लो जो भी 1 साल में आप कलेक्शन किए हैं सब कुछ खर्च करने के बाद कौन इसमें क्या क्या खर्च होगा, आपको रिपेयर करने, मैनेजमेंट करने में, टैक्सेस करने में, इसको करने के बाद जब आप लोग का मान लीजिए 1 साल में, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं 1 साल में 50,000 आप लोग का आ रहा है, क्या कोई भी रेंट आ रहा है, रेंट आने में क्या करते हैं उसमें आप जो भी इसमें खर्च करते हैं, उस खर्च करने के बाद जो भी आप रुपया मान लें 10,000 बचा, सालाना 10,000 बचा
वो 10,000 जो बचा ना आप लोग को, उसको कब तक लेके जाना है, मतलब डिजाइन लाइफ जो मान लो 100 साल डिजाइन लाइफ है, तो वो जो रुपया टोटल कॉस्ट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो ये आसान भाषा में आप लोगों को बता दिया हूँ। चलिए अगले क्या है, इसी में मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में इसका क्वेश्चन पूछता नहीं कि क्या है नहीं है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेंट है, ये कॉस्ट ऑफ रेंट भी आप लोग से पूछेगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, प्रीमियम गिवन अगेंस्ट फायर एंड थेफ आल्सो इज फ्रॉम आउट गोइंग। अब देखिए प्रीमियम गिव अगेंस्ट फायर और थेफ इज आल्सो फ्रॉम आउट गोइंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। अब इसके बाद परपेचुअल इनकम क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, परपेचुअल इनकम किसको बोलते हैं। परपेचुअल इनकम होता है इनकम रिसीव्ड फॉर इनफाइनाइट पीरियड, जो भी मेरा इनकम रिसीव हो रहा है इनफाइनाइट पीरियड, कहने वाला उसका कोई अंत नहीं है पीरियड का, तब तक वो मेरा रिसीव हो रहा है, इस टर्म एज परपेचुअल। अब परपेचुअल आप लोगों को कौन सा इनकम होगा, परपेचुअल इनकम का मतलब हुआ जैसे पेंशन हो गया। अब जब तक आप मरी, कोई भी व्यक्ति का जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर जॉब लग रहा है, जॉब लगने के बाद 65 साल के बाद उसको अगर पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ, वो कब तक मिलेगा, जब तक वो मरेगा नहीं। तो एक तरह से इनफाइनाइट पीरियड हो गया ना, कब मरेगा नहीं मरेगा डिसाइड तो नहीं है, 10 साल बाद मरेगा, वो एक डिसाइड पीरियड नहीं है कि 10 साल बाद मरेगा 15 साल बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, जिसके बारे में हम नहीं जानते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पीरियड बोलते हैं। वो क्या हुआ, उसको हम परपेचुअल इनकम बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछता है जो पेंशन जो होता है ना, परपेचुअल इनकम है या डिफर्ड इनकम है, तो क्या होगा, परपेचुअल इनकम होगा। इसी तरह रॉयल्टी, अब जैसे कोई चीज का रॉयल्टी आप ले रहे हैं ना, वो आप लोग को इसमें नहीं देता 10 साल के लिए रॉयल्टी है। रॉयल्टी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज आपका, जैसे मान लीजिए कि जो आप बिल्डिंग बना दिए, अब उसका रॉयल्टी आपको आ रहा है, अब रॉयल्टी आ रहा है तो वो जैसे ही वो रॉयल्टी आ रहा है तो वो क्या होगा, वो आप लोग को इन्फिनाइट पीरियड के लिए, कब होगा नहीं ये डिसाइडेड नहीं है कि कब तक आप कर सकते हैं। जब भी कोई इन्फिनाइट पीरियड रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी इनकम अगर सोर्स आप लोग का इन्फिनाइट पीरियड का, जिसके बारे में आपको नहीं पता कि कब तक हम ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल इनकम बोलते हैं। अब इसके बाद डिफर्ड इनकम है। डिफर्ड इनकम क्या होता है, अब डिफर्ड इनकम, ये दोनों टर्म जो होगा ना आप लोगों को क्वेश्चन आप में आएगा, ये दोनों टर्म का, तो ये दोनों टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। डिफर्ड इनकम क्या होता है, इनकम रिसीव्ड आफ्टर द सर्टेन पीरियड इज टर्म एज डिफर्ड इनकम। कहने का मतलब जब कोई भी चीज आप जैसे लगाए, माने कि आप कोई भी चीज इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करने के बाद कुछ समय बाद आपको वो रिटर्न होना स्टार्ट होता है। तो ये सब किस में होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है ना। इंश्योरेंस में क्या होता है, आप कभी लगाए 10 साल तक लगाए, लगाने के बाद क्या होता है, आपको उसका रिटर्न स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड इनकम बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। उसमें पूछेगा स्क्रैप वैल्यू। अब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू होता क्या है, क्या कि अब देखिए क्वेश्चन यहीं से आप लोग को जो भी 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आप लोग को आता है। अब इसके बाद टॉपिक जो भी टॉपिक है उसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिखा ही जाएगा। अब स्क्रैप वैल्यू से क्वेश्चन आता है। अब स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी आफ्टर द बीइंग डिसमेंटल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब ये डिफिनेशन पूछेगा आपसे, याद रखिएगा, ये आप लोग को डिफिनेशन पूछेगा यहाँ से सीधा सीधी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर बीइंग डिसमेंटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेगा स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, डिफर्ड इनकम, जो भी है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग को डायरेक्ट बताना क्या होगा। इसका मतलब होता है कि जब आप लोग किसी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद जो भी आप लोग को प्रॉपर्टी का एसेट मिला, उस एसेट का जो वैल्यू प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। एक और पॉइंट यहाँ पूछेगा, जो स्क्रैप वैल्यू जो होता है ना, कितना टोटल होता है, जनरली हम लोग मानते हैं कि 10% होता है। कितना, 10% होता है टोटल स्ट्रक्चर या जो भी हम लोग कॉस्ट है स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का जो हम लोग का कॉस्ट होता है ना, जो इनिशियली कॉस्ट लगाते हैं जब हम लोग बनाने टाइम, उसका कितना हम लोग को मिलता है, 10% ही मिलता है हम लोग को, जब हम लोग किसी भी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद। ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछागा, इसका मतलब ये आप लोग को 4 स्टार का क्वेश्चन है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक डिफिनेशन से पूछ दिया जाएगा, द वैल्यू ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी आफ्टर बीइंग डिसमेंटल, तो क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू। अब पूछ देगा स्क्रैप वैल्यू जो होता है ना टोटल कॉस्ट का कितना होता है, कितना 10% होता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग पूछेगा। और यहाँ याद रखिएगा ये फॉर्मूला, स्क्रैप वैल्यू जो होता है ना, टोटल डिसमेंटल मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ जो भी आप लोग को डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू होगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से रहेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। ऑटोमेटिक पॉजिटिव किसके लिए होगा, स्क्रैप वैल्यू हमेशा जब भी स्टील होगा, ऑटोमेटिक जब डिसमेंटल होगा तो स्टील का क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। कंक्रीट वाला जो भी बिल्डिंग रहता है उसमें क्या होता है, जब डिसमेंटल करने के बाद आप लोग उसका प्राप्त होगा नेगेटिव ही होगा। अगर 0 हो जाए आरसीसी स्ट्रक्चर में, करने का मतलब जितना आप लोग को लागत लगेगा और डिसमेंटलिंग करने में जो भी आप लोग को खर्च पड़ेगा वो बात बराबर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, सेल्वेज वैल्यू किसको बोलते हैं, यहाँ डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, सेल्वेज वैल्यू का देखिए, स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू, ये यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा और दोनों से आप लोगों को डिफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सेल्वेज वैल्यू में क्या होता है कि बिना डिसमेंटल किए हुए किसी भी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग का कितना वैल्यू हुआ, उसका कितना आपका दाम हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। और स्क्रैप वैल्यू क्या होते हैं कि जब कोई बिल्डिंग को डिसमेंटल की, मतलब तोड़ने के बाद, उसके बाद जब हम उसका वैल्यू हम मापे, तो मापने के बाद मेरा कितना रुपया उसका मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और सेल्वेज वैल्यू क्या होता है, बिना
कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को डिसमेंटल किए हुए, तोड़े हुए हम उसका हम दाम लगाए कि उस बिल्डिंग का इतना दाम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो ये सेल्वेज वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो ये डिफिनेशन यही है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग या एसेट स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल। मतलब जब भी यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाए, जैसे आप लोग का जो भी डिजाइन पीरियड खत्म होने के बाद बिना डिसमेंटल किए हुए कोई भी बिल्डिंग का इसका कितना वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्वेज वैल्यू बोलेंगे। यहां से क्वेश्चन आप लोग पूछेगा, फिर डिस्ट्रेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्ट्रेस वैल्यू किसको बोलते हैं। तो डिस्ट्रेस वैल्यू से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्ट्रेस वैल्यू किसको बोलते हैं, ये भी आप लोग पता होना चाहिए। तो क्या होगा, डिस्ट्रेस वैल्यू होता है क्या, व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड और परचेज एट द लोअर वैल्यू देन द मार्केट वैल्यू। जैसे मार्केट वैल्यू से कम दाम में आप कोई भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी आप परचेज किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस वैल्यू। मतलब जो भी मार्केट में वैल्यू, जो मार्केट रेट चल रहा है, उस रेट से आप कम रेट में कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद लिए या बेच दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्ड या परचेज, या बेचे या बेच दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद सेंटिमेंटल वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, जो मार्केट वैल्यू पर हम लोग किसी चीज़ को बेचना, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। सेंटिमेंटल वैल्यू हुआ कि जो हायर देन रेट हो गया, उस सेंटिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। इससे स्पेक्युलेटिव वैल्यू होता है, जब प्रॉपर्टी इज परचेज लोअर रेट बट सोल्ड हायर रेट। जब क्या कोई प्रॉपर्टी कम दाम में खरीदे और बेसी दाम में, ज़्यादा दाम में बेचिए, उसको हम स्पेक्युलेट वैल्यू बोलते हैं। पोटेंशियल वैल्यू का मतलब हुआ जब प्रॉपर्टी केपेबल ऑफ फेचिंग हायर वैल्यू देन इट्स एक्चुअल कोस्ट, एक्चुअल कोस्ट से ज़्यादा अगर उसका दे रहा है वैल्यू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वैल्यू बोलते हैं। मोनोपोली वैल्यू, अब मोनोपोली वैल्यू क्या होता है, इट इज द मोनोपोली का मतलब होता है इट इज ओनर डिमांड्स, ओनर की डिमांड होता है हाई वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू सम एडवांटेज फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी लाइक लोकेशन एंड शेप। मोनोपोली का मतलब क्या, अपने अनुसार जो भी ओनर है वो डिमांड करता है कि हायर वैल्यू में, कि मेरा लोकेशन ये है, यहाँ है, शेप अच्छा है, सब कुछ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली वैल्यू बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो आप लोग को यही 3 क्वेश्चन पूछेगा, डिस्ट्रेस, सेल्वेज और आप लोग कहाँ से, ये स्क्रैप वैल्यू, और इसमें इतना ही आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाएगा, और इस चैप्टर में जहाँ जहाँ होगा मैं आप लोग को मार्क कर दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग को ये सीधे कि आंसर अप्रोच रखिए, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट अप्रोच रखिए। कॉन्सेप्ट उतना ही रखिए जितना आप लोग का क्वेश्चन बन जाए। अब क्या होता है, रिटेबल वैल्यू क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है कि रिटेबल वैल्यू क्या होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है किसी भी जीआई के लिए। क्या रिटेबल वैल्यू क्या होता है, क्या इट इज द नेट एनुअल लेटिंग आउट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ईयरली रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट फ्रॉम ग्रोस इनकम। अब रिटेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, रिटेबल मतलब रिटेंशन। अब रिटेबल का मतलब याद रखिएगा, एक तरह से इसको अगर याद करने का आसान तरीका है, रिटेबल आर से क्या हुआ, रिपेयर या मेंटेनेंस कॉस्ट। कहने का मतलब जो मेरा ग्रोस इनकम है ना, उसमें से अगर हम आर से रिलेटेड, रिपेयर मतलब या तो आप लोग रिपेयर हो गया या मेंटेनेंस कॉस्ट को घटा देंगे, उसको हम लोग रिटेबल वैल्यू बोलेंगे। सीधा सीधी कहने का मतलब होता है कि ग्रोस इनकम में से अगर हम लोग रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट को घटा देने के बाद जो भी मेरा वैल्यू मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेबल वैल्यू बोलते हैं। तो ये आप लोग को ये डिफिनेशन याद रखना जरूरी है, यहाँ पे वही डिफिनेशन को बताया गया है, तो ये डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या, बुक वैल्यू, क्वेश्चन यहाँ से आएगा बुक वैल्यू। इसलिए ये आप लोगों को जो भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू किसको बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एसेट बीइंग इंटर्ड इन अकाउंट बुक, जो अकाउंट बुक में होता है उसको हम लोग बीइंग इंटर होता है उस वैल्यू को, प्रॉपर्टी को, आफ्टर अलाउइंग द नेसेसरी डिस्प्रिसिएशन अप टू द टाइम ऑफ, जब कोई डिस्प्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन। अब देखिए डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, अरे यहाँ पे आप लोगों को बुक वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है ना उसका जो भी डिप्रिसिएशन हुआ। डिप्रिसिएशन का मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल बता रहे हैं आप लोग, एग्जांपल से आप लोग इजी तरीके से समझिएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि आज हम कोई बिल्डिंग खरीदे, या खरीदे नहीं आज बनाए, 10 लाख में बना, हो सकता है कि आप मान लो 5 साल बाद बेचे, तो क्या हुआ, इस बीच के बाद मेरा 5 साल में तो कुछ ना, डिप्रिसिएशन का मतलब हुआ था कि उसका कीमत में गिरावट आना। तो मेरा कुछ ना कुछ तो हो सकता है, या तो वेदरिंग के कारण मेरा घर खराब हो रहा हो, या किसी टीयरिंग एंड वेयरिंग एंड टीयरिंग के कारण हो रहा हो, किसी मतलब एज ए नेचुरल बेस मेरा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। ऑटोमेटिक 5 साल है तो 5 साल में आपका क्या हो, बिल्डिंग पुराना होगा, तो उसके बाद क्या, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगा। मतलब अभी जो बिल्डिंग का दाम 10 लाख है, उस बिल्डिंग का मान लो कि 5 साल बाद उस बिल्डिंग में जो भी डिप्रिसिएशन हुआ, कितना डिप्रिसिएशन, मान लो 2 लाख हुआ, मतलब उसको दाम कितना दे रहा, 8 लाख दे रहा। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट में से कितना डिप्रिसिएशन हुआ, 2 लाख, तो वो जो वैल्यू मतलब जो मेरा अब प्रेजेंट का वैल्यू था 10 लाख, बाद में वैल्यू मेरा 8 लाख हुआ, तो वो 10 में से 8 गया, 2 लाख, जो 2 लाख बचा इसका करने मतलब वो मेरा डिप्रिसिएशन हुआ ना। मेरा तो ओरिजिनल था 10 लाख, बट वो हमको 8 ही लाख में हम इसको बेच पाए, तो मेरा 2 लाख का किया डिप्रिसिएशन हो गया, करने मतलब उसमें किसी न किसी कारण से वजह से मेरा किसी बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हुआ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन कॉस्ट बोलते हैं। तो जब आप ओरिजिनल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन कॉस्ट कीजिएगा, उसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। और बुक वैल्यू जी हम लोग का जो होता है ना, वही हम लोग को प्रेजेंट कॉस्ट बताता है कि हाँ मेरा प्रेजेंट कॉस्ट क्या है किसी भी बिल्डिंग का। तो इसका मतलब बुक वैल्यू जहां भी लिखा है इसका करने मतलब प्रेजेंट कॉस्ट हमको बता रहा है, जो भी बिल्डिंग कभी बना हुआ उसके बाद उसका प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद किसी भी बिल्डिंग का, वो हम लोग को बुक वैल्यू बताता है।
एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ इफ बुक वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रैप या सेल्वेज एज केस में भी, ये हो भी सकता है कि बुक वैल्यू और मेरा स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू इक्वल हो। स्क्रैप वैल्यू सेल्वेज इक्वल काहे हुआ, अब तो ऑटोमेटिक है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होगा, जब जिस 10 साल के बाद या 100 साल बाद या डिजाइन लाइफ के बाद, जो डिजाइन लाइफ होता है उसके वहां तक के बाद जो आप लोग का जो वैल्यू मिलता है किसी बिल्डिंग का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप या मतलब सेल्वेज वैल्यू बोलते हैं, या तो डिसमेंटल या विदाउट डिसमेंटल, कोई दिक्कत नहीं है। वो हुआ तो वही तो बुक वैल्यू तो वही बताता है ना उस टाइम का प्रेजेंट मेरा कितना वैल्यू है किसी भी बिल्डिंग का, तो इसीलिए दोनों मेरा इक्वल हो जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं, पॉइंट्स पे क्या है, एकोमोडेशन वैल्यू या रिटेबल वैल्यू। रिटेबल वैल्यू तो बता दिए हैं, ये फिर से आ गया दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है यही टॉपिक। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए डिप्रिसिएशन का मतलब वही हुआ ना कि आप यहाँ बताए थे कि डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट, जो वैल्यू का एसेट में मेरा कितना लॉस हुआ, या बिल्डिंग ड्यू टू सर्टेन यूज ओवर देयर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप यूज करते जाए ऑटोमेटिक किसी बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो धीरे धीरे घटते जाएगा। अब किस किस कारण घट सकता है, ये भी हो सकता है ना कि क्या क्या कारण आप लोगों का घट सकता है, क्या क्या कारण होता है, फिजिकल डिप्रिसिएशन होता है ड्यू टू, या तो वियरिंग एंड टियरिंग कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है आप लोग का वियरिंग और टियरिंग के कारण इसका आप लोग का जो भी डिप्रिसिएशन होता है। उसके बाद फंक्शनल होता है, फंक्शनल के कारण होता है ड्यू टू मान लो चेंज इन फंक्शनल या फंक्शन और डिजाइन, या कंटीजेंसी कारण ड्यू टू कंटीजेंसी, और ड्यू टू कंटीजेंसी में क्या होता है एक्सीडेंट या फायर या फ्लड या अर्थक्वेक आ गया, उसके कारण मेरा बिल्डिंग कुछ क्रैक आ गया, इस कारण भी क्या होता है आप लोग का जो कॉस्ट में डिप्रिसिएशन आने लगता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया टोटल। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ जो हम लोग डिप्रिसिएशन को हम कैसे कैसे कंप्यूट करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं, इसमें 1 या 2 4 से 5 मेथड है और इसमें से 1 या 2 मेथड से क्वेश्चन पूछेगा और इजी सवाल रहेगा, तो वहां से आप लोग बना लीजिएगा इजी तरीके से। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जब स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट जो हम लोग करते हैं माइनस सेल्वेज कॉस्ट, तो वही डिप्रिसिएशन होगा। जो मान लीजिए कि आज का दाम जो हम लोग बनाए उसका दाम और 5 साल बाद जो दाम हमको मिला किसी बिल्डिंग का, वो दोनों को घटा देंगे तो वही मेरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा ना, कि इतना रुपया का मेरा डिप्रिसिएशन हुआ, मेरा लॉस हुआ। अगर ये लॉस तो हुआ किसके लिए, अब ठीक है, अब मान लीजिए डीएम किसी एम ईयर के लिए, ये तो मेरा सॉरी हाँ ये तो मेरा टोटल डिप्रिसिएशन हो गया ना, ये तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 5 साल 10 साल किसी साल के लिए। अगर हो सकता है कि आपको 1 साल के लिए कहे कि डिप्रिसिएशन क्या होगा, तो क्या होगा इनिशियल कॉस्ट में फाइनल कॉस्ट जो भी सेल्वेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन, जितना भी साल का है वो डिवाइड करेंगे तो हमको पर ईयर हमको मिल जाएगा कि पर ईयर कितना मेरा डिप्रिसिएशन हुआ। अब यहाँ पे मेरा बुक वैल्यू, यही क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू क्या होगा, सेकंड ईयर बुक वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, जो भी मेरा डिप्रिसिएशन हुआ, ये नहीं होता डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जितना साल के लिए करेंगे और उसमें घटा देंगे इनिशियल कॉस्ट में से, तो वो मेरा क्या आ जाएगा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन होता है ना। बुक वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि इनिशियल कॉस्ट माइनस आप लोग को डिप्रिसिएशन होता है, इसको हम लोग क्या होता है बुक वैल्यू बोलते हैं। तो ये अगर बुक बैक वैल्यू पता चल गया, अब बुक वैल्यू का पता है आपको डिफिनेशन क्या होता है, ये होता है। और अगर आपको 3 साल के लिए 4 साल के लिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 साल के लिए इतना हुआ तो एम ईयर के लिए कितना होगा इंटू एम कर देंगे, तो पता चलेगा एम ईयर के लिए मेरा, और एम ईयर के लिए हमको बुक वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग को बताने से क्लियर हो जाएगा कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी किसी भी बिल्डिंग का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है मान लो 20 लाख, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू जो है ना 2 लाख दिया हुआ, ठीक है। अब लाइफ कितना लाइफ दिया है 80 ईयर, 80 साल के बाद मान लो जो भी ओरिजिनल कॉस्ट था किसी भी बिल्डिंग का 20 लाख था, बट स्क्रैप वैल्यू का मतलब हुआ कि 80 साल के बाद ना इस बिल्डिंग का दाम मेरा कितना 2 लाख रह गया, कहने का मतलब 2 लाख रह गया, तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना हुआ 18 लाख मेरा डिप्रिसिएशन हुआ ना। काहे कि मतलब जो भी बिल्डिंग का इनिशियली दाम 20 लाख था, बाद में उस बिल्डिंग का दाम कितना रखा 2 लाख रखा, तो कहने का डिप्रिसिएशन कितना हुआ मेरा 18 लाख, ठीक है। और 18 लाख रखा मेरा टोटल डिप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं। कितना साल के लिए मेरा रहा ये 18 लाख जो मेरा डिप्रिसिएशन हुआ कितना साल में 80 साल में हुआ ना, तो अगर क्या हुआ 1 साल के लिए हम लोग निकालेंगे तो 18 डिवाइड बाय 80 कर देंगे तो वो मेरा क्या आ जाएगा 1.8 लाख पर ईयर मेरा डिप्रिसिएशन हुआ, ये हुआ पर ईयर। हम लोग को करा कैलकुलेट द बुक वैल्यू आफ्टर 20 ईयर, कहने का मतलब जो भी मेरा कैलकुलेट बुक वैल्यू का मतलब हुआ कि 20 साल बाद यही यहाँ 80 साल बाद 2 लाख था, ठीक है, हमको करा कि बुक वैल्यू उसका मतलब हुआ कि 20 साल बाद किसी भी बिल्डिंग का कितना रुपया होता। तो कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे जो डिप्रिसिएशन है 20 साल के लिए निकालेंगे, 1 साल के लिए पता चले 20 साल के लिए यहाँ से निकल जाएगा 4.5, फिर बुक वैल्यू 20 ईयर के लिए क्या इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन 20 साल का 20 माइनस 4.5, मतलब आप लोग को यही जो है ना बिल्डिंग अगर आप 20 साल में बेचते तो आप लोग को कितना बिकता 15.5 लाख में बिकता। तो कहने में आपको पता चल गया स्ट्रेट लाइन कितना ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सीधा आप लोग डिप्रिसिएशन पता है बुक वैल्यू से पता चल जाएगा, वहाँ से हम लोग कितना साल के लिए बुक वैल्यू निकाल देंगे। तो ये ईजी चैप्टर है और ईजी क्वेश्चन आप लोग को पता चल जाएगा।
और यहाँ से कुछ नहीं क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से देखिए एक क्या है, डिक्लाइन बैलेंस मेथड है, जो इसमें डिक्लाइन बैलेंस मेथड में आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सीधा सीधी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं से हम बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधी कुछ नहीं। क्या FDB क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधी आप लोग को पूछता है कि FDB क्या निकालना है। तो FDB का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। FDB का मतलब क्या होता है, जब हम लोग जब किसके लिए निकालते हैं, यहाँ किसके लिए, डिक्लाइन बैलेंस मेथड के लिए। तो क्या होगा, इस FDB में फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस हुआ। इसका FDB का मतलब क्या हो, फिक्स्ड डिक्लाइन बैलेंस, इसका मतलब ये हुआ। अब यहां से हम लोग क्या निकलेगा, 1 माइनस CS सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू पावर 1/n। n कितना ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे वो हम लोग को पता होना चाहिए। यहां से हम लोग फिक्स्ड डिक्लाइन वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, दिया रहेगा सब कुछ वैल्यू, इनिशियल कोर्स दिया रहेगा, सेल्वेज कोर्स दिया रहेगा, कितना साल के लिए निकाल, सीधे बोलेगा फिक्स डिक्लाइन बैलेंस निकालना कितना होगा, तो आप लोग सीधे निकाल दीजिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा नहीं, SSC आप लोग का जो JEE है ना उसमें ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। देखिए ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि देखिए यहाँ सब इनिशियल दिया हुआ है, सेल्वेज दिया हुआ है, n दिया हुआ है, सीधा D5 लिखा ना, आप लोग को FDB नहीं बोलेगा। FDB कितना होगा, फिक्स डिक्लाइन कुछ नहीं है। FDB का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस CS/CI पावर 1/n होता है। यहाँ से वैल्यू निकल के 0.15, यही आंसर हो गया। सीधा सीधी आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा नहीं। वो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन रेयर होगा कि 0.5 से 1% रहेगा क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोग को स्ट्रेट लाइन का जो होगा ना, वो आप लोग को 99% क्वेश्चन पूछाएगा। ये आप लोगों को अगर नॉमिकल पूछेगा तो ये इससे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है, इसलिए उससे आने का ज़्यादा चांस है। इसके बाद एक और मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इससे क्वेश्चन आप लोग को पूछता ही नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बेकार क्वेश्चन पूछेंगे। ये उससे में भी ईजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ये लेंदी है। ये सब्जेक्टिव का है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके बाद है सिंकिंग फंड मेथड, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। किससे, सिंकिंग फंड मेथड से। अब सिंकिंग फंड मेथड से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब सिंकिंग फंड मेथड में क्वेश्चन पूछेगा सिंकिंग फंड क्या होता है और एनुअल सिंकिंग फंड क्या होता है। टोटल यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। याद रखना कि एनुअल सिंकिंग फंड क्या होता है, क्या सिंकिंग फंड इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर होता है। क्या होता है ये चीज आप लोग को याद रखना है। एनुअल सिंकिंग फंड का क्या होता है कि सिंकिंग फंड इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए कि सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड के बारे में बता दिए थे आप लोग इससे पहले। यहाँ से क्या पूछेगा कि एनुअल सिंकिंग फंड क्या होता है, क्या याद करना है, सिंकिंग फंड। देखिए एनुअल सिंकिंग फंड, तो जैसे नाम में क्या है सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड इंटू सिंकिंग फंड वहाँ फैक्टर लिख देंगे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। तो क्या होगा, S सिंकिंग फंड को हम लोग S मानते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटू I डिवाइडेड बाय 1 प्लस I पावर n माइनस 1, सीधा सीधी I डिवाइडेड 1 प्लस I पावर n माइनस 1, यहाँ से सिंकिंग फंड फैक्टर। और क्वेश्चन इसमें ये भी टाइप नहीं पूछता एनुअल सिंकिंग, सीधे पूछेगा सिंकिंग फंड फैक्टर सीधे निकालने के लिए क्या होगा, I डिवाइडेड बाय 1 प्लस I पावर n माइनस 1, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। इसमें भी ज़्यादा नहीं पूछता है सिंकिंग फंड फैक्टर निकालने के लिए, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। आप लोग सिंकिंग फंड फैक्टर का सीधा फॉर्मूला निकालिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को निकल जाएगा। ये देखिए पूरा आप लोगों को जितना भी है ना, ये पूरा सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन बताया गया है। मैं आप लोग को PDF भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। तो इस बात क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कुछ टर्म्स है, उसको टर्म्स को जान लीजिए। क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या है, वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि एनी प्रॉपर्टी विच इज कंप्लीटेड पोजीशन ऑफ ओनर, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो पूरा, मतलब जो भी चीज़ है ना हकदार, मतलब वो आपको किसके पास होना चाहिए, ओनर के पास होना चाहिए, उसको हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। लीज होल्ड या प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, अब देखिए लीज का मतलब ऑटोमेटिक है ना, कोई भी ओनर किसी को दिया लीज पे, मतलब फ्री होल्डर, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द टर्म एज लीज होल्डर, करने वाला किसी सम अलग पर्सन को वो क्या हुआ 1 साल के लिए, या तो ईयरली दिया या 10 साल के लिए दिया। देखिए या कहाँ से 9 साल से लेकर के 99 साल के बीच में लीज हम किसी भी बिल्डिंग को इंडिया में दे सकते हैं। यहाँ से पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि इंडिया में कहाँ से कहाँ लीज देने का है, तो 9 से 99 साल तक आप लोग किसी को लीज दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ वही सिंकिंग फंड है, यहाँ से क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। सिंकिंग फंड क्या होता है, एनुअल सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर, CI माइनस CS। सिंकिंग फंड क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट माइनस जो भी सेल्वेज कॉस्ट है उसको हम लोग से जो घटाएंगे तो क्या होगा, मेरा सिंकिंग फंड आएगा। और सिंकिंग फंड का फॉर्मूला आपको बताए थे I डिवाइडेड बाय 1 प्लस I पावर n माइनस 1, यहाँ सिंकिंग फंड फैक्टर का डायरेक्ट है। यहाँ यही आपको सीधा सीधी यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ से आप लोग को इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने का जरूरत नहीं है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब आपको जो 90% क्वेश्चन रहेगा सीधा रटा हुआ क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग उसमें से 50-60% भी क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग देखिए, और जितना भी बच्चे देखते हैं कि पूरा
जो भी बच्चे मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो देखते हैं, जो भी लेक्चर देखते हैं, हम देखते हैं पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। पता नहीं वो लोग क्यों नहीं देखते हैं, तैयारी क्यों नहीं करना चाहते हैं। 8,000 वैकेंसी आया, आप लोग अभी तक जगह नहीं है, आप लोग तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग जॉब ले, गवर्नमेंट जॉब ले। कैसे होगा आप ही लोग बताइए मुझे जरूर कमेंट कीजिए। अभी यहाँ क्वेश्चन एक बता रहे हैं और यहाँ यही क्वेश्चन पूछेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन चांस कम है, लेकिन क्योंकि ये तो कैलकुलेटर से होता है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला पूछ दे, एनुअल सिंकिंग फंड का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो सीधे सिंकिंग फंड का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा पूछ दिया जाएगा। सीधा बोला कि सिंकिंग फंड फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन तो रहेगा ही, सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा, आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाएगा। यहाँ से नॉमिकल, ये नॉमिकल पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी टाइम हो जाएगा, तो नॉमिकल आपसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। सीधा सीधा जो भी थ्योरेटिकल होगा अथवा वो छोटा छोटा नॉमिकल है वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके बाद यहाँ से, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। ये 2-3 टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको बहुत ही अच्छा। कौन सा, ईयर परचेज। ये नॉमिकल ही है और नॉमिकल में सबसे ईजी नॉमिकल है। कौन कौन सा, ईयर परचेज, कैपिटलाइज वैल्यू, ये दो हो गया, एन्युटी, रिपेयर में क्या क्या कितना परसेंटेज रिपेयर हम लेते हैं, और मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज, उसका मेथड ऑफ वैल्यूशन आप लोग को, उसका वैल्यूशन का क्या क्या मेथड है, ये चीज़ आप, उसके बाद आप लोग को तो इस चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ रेट। चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब क्या है इसमें, ईयर परचेज। देखिए ईयर परचेज में क्या होता है, कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव द नेट इनकम ऑफ ₹1 एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कहने का देखिए यहाँ से इसको आसान तरीका से समझिएगा। कह कि एक कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव द नेट इनकम ऑफ ₹1 एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई मेरा कैपिटल है, कोई भी कैपिटल है आपके पास, जो भी जमा पूंजी है, ठीक है, उसको आप कोई भी सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए कोई रुपया आपके पास, मान लीजिए 10 रुपया, उसको क्या किए, एक सर्टेन अमाउंट जो उसका सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए 10% लगाए उसका इंटरेस्ट रेट, हम 10 रुपया इन्वेस्ट किए और 10 रुपया हम क्या किए, उसको इंटरेस्ट रेट लगाए। जब हम लोग इंटरेस्ट रेट 10 रुपया लगाने के बाद मेरा उसका जो नेट इनकम होना चाहिए, नेट इनकम का मतलब सब कुछ कटने के बाद वो मेरा कितना होना चाहिए, ₹1 होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर परचेज बोलते हैं। तो इसको आसान भाषा में हम समझ ले, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कि हम किसी को दिए उधारी 10 रुपया, उसमें हम लोग कितना लगाया, उसको 10% का इंटरेस्ट रेट लगाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट 10% लगाए तो 1 साल बाद हम देख रहे हैं कि जो मेरा नेट इनकम हुआ, सब कुछ को काटने के बाद, जो भी मेरा पहले से कैपिटल था उसको हटाने के बाद जो मेरा नेट इनकम हुआ ना, वो मेरा कितना होना चाहिए, ₹1 होना चाहिए। कितना, ₹1। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर परचेज बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट इजीली तरीका से आप समझिए। तो क्या बोला, ईयर परचेज। ईयर परचेज में क्या किया हम लोग, इंटरेस्ट लगाए, कितना, आई क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट लगाए तो आई, तो हम लोग कितना किए। देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसका फॉर्मूला इजीली है। जो भी ईयर परचेज है, जो भी आपको ईयर परचेज हुआ कैपिटल में, कितना इंटरेस्ट किया हम लोग लगाए, आई इंटरेस्ट लगाए, तो उसको हमको कितना मिलेगा, ₹1 जो मिलेगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या टोटल आ गया, किसमें, ये कन्वर्ट हो गया आप लोग को नेट इनकम में कन्वर्ट हो गया। तो इससे यहाँ से हम लोग ईयर परचेज निकाल देंगे। तो ईयर परचेज क्या हो जाएगा कि आप लोग को 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आई इंटरेस्ट रेट। कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ईयर परचेज होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्या पूछेगा कि ईयर परचेज होगा ना, यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो गया सीधा सीधी कि ईयर परचेज मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा ईयर परचेज। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा आपका। उसका कैपिटलाइज वैल्यू होगा। कैपिटलाइज वैल्यू किसको बोलते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू उसी तरह से जैसे ईयर परचेज है। कैपिटलाइज वैल्यू में कुछ नहीं है, वहां क्या था कि जो मेरा नेट इनकम था ₹1 था। यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू में क्या है, जो भी मेरा कैपिटलाइज वैल्यू है ना, उसको हम कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट लगाएंगे, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, उससे मेरा इक्वल, जो भी हम कहने का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का जो भी मेरा नेट इनकम है, ठीक है। अब जो भी नेट इनकम है सालाना, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा रुपया लगाए, जो भी उसको इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट 10% 20% इंटरेस्ट दिए, उसको इंटरेस्ट देने के बाद जो मेरा नेट इनकम आया उसमें से जो भी इन्वेस्ट किए, वो मेरा किसके बराबर होना चाहिए, प्रॉपर्टी के नेट इनकम के बराबर होना चाहिए। तब उसको हम बोलेंगे वो मेरा कैपिटलाइज वैल्यू हुआ। तो क्या हुआ, कैपिटलाइज वैल्यू से अगर इंटरेस्ट रेट कर दिए तो क्या हुआ, नेट इनकम तो आ जाएगा। क्या, तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या हुआ, नेट इनकम डिवाइडेड आई आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/i क्या होता है, ईयर परचेज, 1/i यहाँ कर दिया ना, 1/i क्या होता है, ईयर परचेज होता है। यहाँ से कैपिटलाइज परचेज में क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज परचेज इसका क्या हुआ, ईयर वाईपी ईयर परचेज इनटू नेट इनकम हो जाएगा। ये और ये, उसके बाद आप लोग को ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को मुंह याद होना चाहिए। सीधा सीधी आप लोग याद होगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा सीधा बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आप लोग कैसे पूछेगा, क्या एनुअल रेंट जो मेरा है 1 लाख है। अब कर रहा है क्या आप लोग को, जो इंटरेस्ट है ना कितना 5% है। तो आप लोग कर रहा है कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगा,
कैपिटलाइज वैल्यू कुछ नहीं होगा, जो भी इन क्या हुआ है एनुअल जो रेंट हुआ इसका करने का मतलब क्या हुआ, मेरा नेट इनकम हुआ, जो मेरे रेंट आ रहा है किसी बिल्डिंग का, वो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मेरा इंटरेस्ट टेस्ट कर देंगे, सीधा मेरा कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ करना ही नहीं है। एन्युइटी क्या होता है कि एनुअल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का एनुअल इंटरेस्ट, इसको एन्युइटी बोलते हैं। इसी तरह रिपेयर में क्या होता है, हम लोग जब भी रिपेयर करते हैं किसी चीज़ का तो 1 से 1.5% हम लोग लेते हैं मंथली रेंट का। अगर हम लोग ग्रोस से यही पूछेगा मंथली रेंट का कितना परसेंट लेते हैं, 1 से 1.5%। ये पूछेगा ग्रोस इनकम कितना लेते हैं, 10 से 15%। और टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट होगा 1 से 1.5%। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। तो मैं आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसका 100 क्वेश्चन ना आज शाम को, तो वहाँ से आप लोग पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट इसका सब्जेक्ट खत्म होने वाला है, एक चैप्टर बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी जेई में। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज। याद रखना मैनेजमेंट कलेक्शन चार्ज क्या होता है, 5 से 10% ग्रोस इनकम का लेते हैं। सीधा सीधी इतना ही आप लोग को याद रखना है, इसमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन में कुछ नहीं, डिप्रिसिएशन मेथड होता है जो भी हम लोग पढ़े थे, वैल्यूएशन मेथड होता है, फिर वैल्यूएशन बाय द डेवलप मेथड, वैल्यूएशन बाय द रेंटल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा नहीं, तो ये सबसे आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना मैं आप लोगों को टिक करवाया हूँ अगर आप लोग उतना ही पढ़ लीजिएगा टोटल अभी 3 चैप्टर या 4 चैप्टर में, तो आप लोग के लिए सफिशिएंट है कि आप लोग को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो भी क्वेश्चन स्पेशल सर्वे अमीन के लिए आएगा, बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, वहाँ से आप लोग को टेकल भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा, आप लोग खुश होकर के एग्जाम से निकलिए इस चैप्टर से। और मैं आप लोग को अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा वो अगला चैप्टर होगा एनालिसिस ऑफ रेट। जो भी रेट हम लोग, जो भी आप लोग को मार्केट रेट में मिलता है उसका कैसे हम एनालिसिस करेंगे उसके बारे में हम आप लोग को पढ़ेंगे। और उसमें भी टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे, कहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वो पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे। अगर इतना ही क्या है कि आप लोग को ब्रीफ में पढ़ना है और ब्रीफ के साथ पढ़ते पढ़ते आप लोग को क्वेश्चन करना है, उतना करने के बाद आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और मैं आप लोग इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। थैंक यू गाइस।